हेलो व्यूअर्स, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की त्रैमासिक एग्ज़ाम की तैयारी। तो कक्षा 10वीं के त्रैमासिक एग्ज़ाम 7 अक्टूबर से होने वाले हैं और इसका टाइम टेबल भी हमने चैनल पर दिखाया था, पहले आपको पता ही होगा और आपको स्कूल से भी पता चल गया होगा। कक्षा 10वीं की एग्ज़ाम त्रैमासिक की 7 अक्टूबर से शुरू होगी। तो आज हम सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी करेंगे और सामाजिक विज्ञान विषय में समकालीन भारत 2 इस नाम की आपकी जो पुस्तक है, समकालीन भारत 2, और यह भूगोल विषय है, ठीक है, भूगोल की पुस्तक है। तो इस विषय की आज हम तैयारी करेंगे, ठीक है। आपको पता ही होगा कि जो सामाजिक विज्ञान आपका विषय है उसकी 4 पुस्तकें हैं, तो उनमें से आज हम समकालीन भारत 2 जो कि भूगोल की पुस्तक है, इसके अध्याय 1, 2 और 3, इन तीनों अध्याय के सारे वैकल्पिक प्रश्न, ठीक है, वैकल्पिक प्रश्नों के आज हम तैयारी कर लेंगे। सारे वैकल्पिक प्रश्नों की मतलब एक एक नंबर के सारे प्रश्नों की तैयारी भूगोल विषय में से आज हम कर लेंगे और इसके बाद बाकी विषयों की तैयारी भी की जाएगी। और इसके साथ ही कक्षा 10वीं के त्रैमासिक एग्जाम की तैयारी के वीडियो चैनल पर आ ही रहे हैं, तो इसके लिए आप एग्जाम स्टडी इन प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं। प्रश्न जो पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है, ठीक है, अजैव संसाधन कौन सा है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मनुष्य, मत्स्य जीवन और प्राणी जगत। तो मनुष्य और मत्स्य जीवन और प्राणी जगत ये सब तो जैव है क्योंकि जीवित है, और अजैव कौन सा हो जाएगा, चट्टाने। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वह है चट्टाने, क्योंकि हमसे अजैव संसाधन पूछा है तो यहाँ आ जाएगा चट्टाने। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, चावल, चना, कपास या गन्ना में से। तो इसका उत्तर होगा कपास। कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। तो कितने प्रतिशत पर होना चाहिए, 33% पर है, ठीक है, 33% पर वनों का विस्तार होना चाहिए। तो इसका उत्तर आएगा 33% पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में, ठीक है, यहाँ में से आएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती किस राज्य में की जाती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान या उत्तराखंड। तो यहाँ आएगा उत्तर उत्तराखंड। उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो ज्वारी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो इसका उत्तर आएगा पुनः पूर्ति योग्य, ठीक है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन नहीं है ज्वारी ऊर्जा। तो यदि आपको ऑब्जेक्टिव और याद करने हैं, ठीक है, वैकल्पिक प्रश्न यदि आप याद करना चाहते हो, आप वीडियो को 1 या 2 बार देख भी लोगे तो आपको ये समझ में भी आ जाएंगे और आपको याद भी रहेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो यहाँ 4 विकल्प जो दे रखे हैं, खनिज तेल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या जलीय ऊर्जा। तो इसका उत्तर आएगा खनिज तेल। खनिज तेल का संसाधन जो है, यह संसाधन का जो भंडार है यह सीमित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तो इसका उत्तर होगा वुड्सलैंड कमीशन ने। वुड्सलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखे और हमें इनमें उचित शब्द लिखना है। तो पहला जो रिक्त स्थान है, लौह अयस्क प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है। तो यहाँ आएगा अजैव। लौह अयस्क अजैव प्रकार का संसाधन है।
इसके बाद अगला प्रश्न, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उस भूमि को कहते हैं। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य मतलब खेती करने योग्य नहीं होती उस भूमि को कहते हैं, तो उसे बंजर भूमि कहते हैं, बंजर भूमि कहते हैं। ठीक है, बंजर भूमि कहते हैं। इसके बाद अगला है, काली मृदा को मृदा भी कहते हैं। तो काली मृदा को और कौन सी मृदा कहते हैं? तो यहाँ आएगा रेगुर। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। अगला जो चौथा है, भारत के कुल संचित, यहाँ पे आएगा सिंचित क्षेत्र के लगभग प्रतिशत हिस्से पर खेती की जाती। ठीक है, कितने प्रतिशत सिंचित क्षेत्र पर खेती की जाती है? तो यहाँ उत्तर आएगा 54%। 54%। भारत के कुल सिंचित, ठीक है, सिंचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर खेती की जाती है। यहाँ पे पूरा है खेती की जाती है। इसके बाद अगला है, देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र कैसा है? तो यहाँ पे आएगा मैदान। मैदान। देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र मैदान क्षेत्र है। तो इस प्रकार रिक्त स्थान में ये शब्द आएंगे। आप ये एक या दो बार इनको देख लो। जैसे लौह अयस्क अजैव प्रकार का संसाधन है, तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। तो लौह अयस्क जो है इसमें जीवन नहीं है, तो अजैव होगा यह। इसके बाद जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे बंजर भूमि कहते हैं। काली मृदा जो है को कौन सी मृदा और कहते हैं? तो रेगुर, रेगुर मृदा भी कहते हैं काली मृदा को। इसके बाद अगला जो है, भारत के कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर खेती की जाती है। मतलब जहाँ जहाँ सिंचाई हो सकती है ऐसे जो क्षेत्र हैं उसमें से कुल 54% पर खेती की जा रही है। इसके बाद जो है, देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र मैदान क्षेत्र है। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो यहाँ हम सही जोड़ी मिलाएंगे। तो यहाँ जो खंड अ में जो दे रखे हैं वह जो शब्द हैं वह हम पढ़ लेंगे। विकासशील देश, विकसित देश, लद्दाख, राजस्थान लावा के प्रवाह से निर्मित। खंड ब में दे रखा है शीत मरुस्थल, अमेरिका, भारत, दक्कन ट्रेप, थार का मरुस्थल। तो अब इसकी जोड़ी बना देते हैं। सबसे पहला जो है विकासशील देश, तो यहाँ आएगा भारत, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। दूसरा है विकसित देश, विकसित देश है अमेरिका। तीसरा है लद्दाख, लद्दाख है शीत मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल है वहाँ पर। इसके बाद है राजस्थान, तो राजस्थान में आएगा थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। और अब जो बच्चा है वह है लावा के प्रवाह से निर्मित, तो लावा के प्रवाह से निर्मित है दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप। तो इस प्रकार जोड़ी मिलेगी। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए, तो यह भी हम कर लेते हैं। सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है, तो यह सत्य है। यहाँ हम लिखेंगे सत्य, क्योंकि यह कथन सत्य है। अगला जो है, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, तो यह कथन भी सत्य है। अगला है, सेल और धातुएं जैविक संसाधन है। सेल और धातुएं जैविक संसाधन है, तो हमें पता कि सेल और धातुओं में कोई जीवन नहीं होता, तो ये जैविक संसाधन नहीं होती है, तो यहाँ आ जाएगा असत्य। अगला, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, तो यह सत्य है, वहाँ 80% भूमि पर खेती होती है। इसके बाद अगला है, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया, उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं, तो यहाँ पे आएगा असत्य। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा यह असत्य कथन है। ठीक है, असत्य कथन है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पहला है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर इतना है। 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर जो है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। इसके बाद अगला है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं।
जैव और अजैव। इसके बाद अगला है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ पर हुआ था। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? तो इसका उत्तर आएगा 27% पठारी क्षेत्र है। इसके बाद अगला प्रश्न है मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? तो मरुस्थलीय जो मृदा है उसका रंग होता है लाल भूरा, लाल भूरा रंग होता है। तो ये हमारे अध्याय 1 के सारे वैकल्पिक प्रश्न हो चुके हैं। अब हम अध्याय 2 के करेंगे। इसके बाद हम भूगोल के अध्याय 2, ठीक है, भूगोल का जो आपका अध्याय 2 है जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन, वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो इसके वैकल्पिक प्रश्न हम करते हैं। तो शुरू करते हैं वन एवं वन्य जीव संसाधन की। शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, प्राकृतिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां कहलाती है? तो प्राकृतिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां क्या कहलाती है? तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं संकटग्रस्त, सुलभ, सुभेद्य, स्थानिक। तो इसका उत्तर आएगा स्थानिक, स्थानिक। प्राकृतिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां कहलाती स्थानिक। अगला है सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना स्थित है? तो सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना जो है राजस्थान में, सरिस्का राजस्थान में है। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था? किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था? तो इसका उत्तर है ओडिशा, ओडिशा में यह किया गया था। इसके बाद अगला है पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है? पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है स्थानांतरित खेती के लिए, ठीक है, स्थानांतरित खेती के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश में। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है हिमालयन यव एक पौधा है? तो यहाँ पे जो है ये औषधीय पौधा है, औषधीय पौधा है। हिमालयन यव एक औषधीय पौधा है। अगला है भारत में सघन वन क्षेत्र प्रतिशत है? तो सघन वन क्षेत्र 12.2% है, 12.2% है। अगला है छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं? तो किस किस की पूजा करते हैं? तो यहाँ आएगा महुआ, महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। तो ये आएगा रिक्त स्थान में। अगला है चौथा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपको पता ही होगा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है पश्चिम बंगाल में टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है? तो यहाँ पे आ जाएगा बक्सा, बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है, बक्सा टाइगर रिजर्व जो है डोलोमाइट खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसके बाद अगला प्रश्न है सही जोड़ियां मिलाइए। तो खंड अ है काला हिरण, एशियाई हाथी, अंडमान जंगली सुअर, हिमालयन भूरा भालू या गुलाबी सिर वाली बतख, और खंड ब है लुप्त, दुर्लभ, संकटग्रस्त, सुभेद्य, स्थानिक। तो सबसे पहले है काला हिरण, काला हिरण में आएगा संकटग्रस्त, संकटग्रस्त। इसके बाद है एशियाई हाथी, सुभेद्य। अंडमान जंगली सुअर, तो अंडमान जो जंगली सुअर है इसका आएगा जोड़ी मिलेगी स्थानिक से। हिमालयन भूरा भालू यह है दुर्लभ, और गुलाबी सिर वाली बतख लुप्त। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ हमें सत्य असत्य बताना है। पहला, वनों पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। तो यह कथन सत्य है या असत्य? तो हम बता सकते हैं इसको आसानी से, सत्य कथन है। वनों पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं, यह सत्य है। अगला है भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो यह कथन भी सत्य है,
भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। पेरियार, अगला जो है पेरियार बाघ रिजर्व परियोजना केरल राज्य में स्थित है। पेरियार बाघ रिजर्व परियोजना केरल राज्य में स्थित है। तो इसका भी उत्तर आएगा सत्य। ठीक है, यह भी सत्य है। इसके बाद अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। तो यह कथन असत्य है। ठीक है, असत्य है। इसके बाद अगला है आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो यह कथन भी सत्य है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है? भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी है तेंदुआ। तेंदुआ जो है सबसे तेज स्तनधारी प्राणी है भूमि पर रहने वाला। इसके बाद अगला है भारत का कितने प्रतिशत राष्ट्रीय जल क्षेत्र प्रदूषित है? तो कितने प्रतिशत राष्ट्रीय जल क्षेत्र प्रदूषित है? तो इसका उत्तर आएगा 70%। 70%। अगला है श्लेष और वर्ण किससे संबंधित है? तो श्लेष और वर्ण जो है स्थानांतरित खेती से संबंधित है। स्थानांतरित खेती से संबंधित है। स्थानांतरित खेती से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना गया है? तो विकासशील देशों में पर्यावरण विकास का मुख्य दोषी औद्योगिकरण को माना गया है। औद्योगिकरण को माना गया है। अगला है टिहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन का नाम लिखिए। तो टिहरी में जो किसानों ने आंदोलन किया था उसका नाम है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। तो इस प्रकार अध्याय 2 के भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-1 नंबर के सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं। इसके बाद हम अध्याय 3 की तैयारी कर लेते हैं। अध्याय 3 के वैकल्पिक प्रश्न में पहला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो इसका उत्तर आएगा महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। अगला जो प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो यहाँ पे इसका उत्तर आएगा यमुना। यमुना पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। बाकी सतलुज, महानदी और नर्मदा पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना कार्यरत है। तो फिर से देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो इसका उत्तर है यमुना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ताजा पानी का स्रोत है? तो ताजा पानी का स्रोत कौन सा है? वर्षा, भूजल या भूतल? तो इसका उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। ये सभी जो है ताजा पानी के स्रोत है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में से किसके द्वारा आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है। ठीक है, किसके द्वारा जो है 22% उत्पादन होता है बिजली का? तो इसका उत्तर हो जाएगा जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा से। ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा से। इसके बाद है अगला प्रश्न है सही जोड़ियां मिलाइए। तो खंड अ में दे रखा है गांधी सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध, कृत्रिम झील, नर्मदा बचाओ आंदोलन, बिहार का शोक। और खंड ब में दे रखा कोसी नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, भोपाल। तो सबसे पहला जो है अब हम जोड़ी मिला देते हैं। तो सबसे पहली है गांधी सागर बांध, तो इसका आ जाएगा चंबल नदी। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। कृत्रिम झील भोपाल में है। कृत्रिम झील भोपाल में है। इसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन, यह नर्मदा नदी के लिए किया जा रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। तो इस प्रकार इनकी जोड़ी बनेगी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है सत्य असत्य छाट कर लिखिए। तो यह भी कर लेते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है महासागर का जल अलवणीय जल होता है। महासागर का जल अलवणीय जल होता है। तो यह तो असत्य है, क्योंकि महासागर का जो जल है लवणीय होता, मतलब लवण मतलब उसमें नमक होता है।
इसके बाद अगला है कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच का विवाद है, तो यह कथन सत्य है। सत्य कथन है कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच का विवाद है। इसके बाद अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध गुजरात में ताप्ती नदी पर बनाया गया है, तो यह कथन असत्य है क्योंकि सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है, हमें पता है। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में यहाँ पे बोला गया ताप्ती नदी पर बनाया गया, तो हम इसको कर देंगे असत्य कथन है। अगला जो प्रश्न है प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय वृहद स्तर पर बांध झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया, तो यह कथन सत्य है या असत्य है, तो यह कथन है सत्य है। ठीक है, सत्य है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वृहद स्तर मतलब बड़े स्तर पर बांध झील और सिंचाई तंत्र का निर्माण किया गया था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, तो यह कथन भी सत्य और बहुत प्रसिद्ध कथन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। इसके बाद इसी पाठ का जो अगला प्रश्न है एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर हमने पहले भी देखा था, रेगिस्तान में 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, 22% भाग। अगला है भारत में सतलुज व्यास बेसिन पर कौन सा बांध बनाया गया है। ठीक है, भारत में सतलुज व्यास बेसिन पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो इसका उत्तर है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है, भाखड़ा नांगल बांध। भारत में सतलुज व्यास बेसिन पर कौन सा बांध बनाया गया है, भाखड़ा नांगल बांध। अगला है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र में। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो इसका उत्तर आएगा 4 राज्यों की, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अगला जो है बहुउद्देशीय परियोजना का कोई एक उद्देश्य लिखिए, तो बहुउद्देशीय जो परियोजना है इसका एक उद्देश्य हमें लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंचाई। ठीक है, सिंचाई लिख सकते हैं बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य। फिर एक उद्देश्य हम लिख सकते हैं बाढ़ का रोकना। ठीक है, बाढ़ को रोकना, बाढ़ को रोकना। जल विद्युत ऊर्जा निर्मित करना भी लिखा जा सकता है, तो हमें कोई सा भी एक उद्देश्य लिखना है तो हम सिंचाई लिख सकते हैं आसानी से। तो इस प्रकार भूगोल विषय के पाठ या अध्याय 1, 2, 3 के सारे ऑब्जेक्टिव मतलब एक एक नंबर के क्वेश्चन हमने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद बाकी क्वेश्चन के वीडियो भी जल्द ही आएंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए एग्जाम स्टडी इन प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।